जी जनाब, ये क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट दिस एंड व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 एंड नन ऑफ द डिजिट्स आर रिपीटेड। एक बड़ा क्लासिकल सा क्वेश्चन है आइटम्स की प्लेसमेंट का, परम्यूटेशंस का, कि जिसमें हमारे पास कुछ प्लेसेस होती हैं और हमने उन प्लेसेस पे कुछ आइटम्स को प्लेस करना होता है। नंबर्स के केस में क्योंकि नंबर्स आइडेंटिकल नहीं है और इनका ऑर्डर भी मैटर करता है, तो ये एक परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। अगर आप गौर से देखें तो आपके पास 3 प्लेसेस हैं क्योंकि आपने एक 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है और आपके पास जो आइटम्स हैं वो है जी 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो आइटम्स हैं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आइटम्स हैं जो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर तो उसने ये ना बताया होता कि विच आर डिविजिबल बाय 5 और नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड, खैर नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड जो है ये बात फिर भी जरूरी है। तो उसने ये कहा है कि भाई आप ये बताएं कि इनमें से कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं, और उसने ये ना कहा होता कि 5 डिविजिबल बाय 5 होना जरूरी है, तो हमारे लिए बहुत सिंपल था। हम कहते हैं कि हमारे पास 7 आइटम्स हैं और उनको हमने 3 प्लेसेस पे प्लेस करना है इन सच ए वे दैट कि उनके डिफरेंट परम्यूटेशंस बन जाए। तो हम कहते हैं जी 7p3 इज द आंसर। लेकिन अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि उन्होंने एक लिमिटेशन लगा दी है। उस लिमिटेशन को पहले फुलफिल करना है और वो लिमिटेशन ये है कि डिविजिबल बाय 5 होने चाहिए तमाम नंबर्स। तो हर वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होता है जो कि एंड हो रहा होता है 0 के ऊपर या एंड हो रहा होता है 5 के ऊपर। तो 0 तो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी नंबर को डिविजिबल बाय 5 बनाना है तो ये जो हमारा यूनिट प्लेस है यहाँ पे हमें 5 को फिक्स करना होगा, यानी कि पीछे वाली दोनों प्लेसेस पे जो मर्जी आए लेकिन एंड पे उसके 5 आना चाहिए। तो एक्चुअली हमारे पास 3 प्लेसेस नहीं 2 प्लेसेस हैं और 7 नहीं 6 आइटम्स हैं जिनके दरमियान में हमने परम्यूटेशन फाइंड आउट करनी है। तो जनाब हम करेंगे 6p2 which is equal to 30. So there are 30 different numbers, 3 डिजिट नंबर्स जो कि इन वर्ड से फॉर्म किए जा सकते हैं, इन वर्ड्स से बनाए जा सकते हैं, इन नंबर्स से बनाए जा सकते हैं और वो डिविजिबल बाय 5 भी होंगे और कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा। तो जब कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा तो हम परम्यूटेशंस लगा देते हैं और परम्यूटेशन के अंदर अगर आप देखें तो 6p2 जो है ये हमारे लिए रेलेवेंट है। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि यार देखो फर्स्ट प्लेस जो है ये 6 डिफरेंट आइटम से फुलफिल हो सकती है, लेकिन जब ये फुलफिल हो जाएगी तो सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास 5 डिफरेंट आइटम्स रह जाएंगी और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो भी 30 ही आंसर आता है। सो जब हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा था तो उस वक्त मैंने आपको यहाँ से इस माइंडसेट से ये वाला फार्मूला निकाल के बताया था कि यार इसको इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन 5.12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ए फर्म इंस्टॉल्ड 2 मशीन U and V on 1 January 2007. The probability that the machine will break down का मतलब है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी during the first year of its operation is 0.2 and 0.1, यानी कि 2 मशीनें हैं जिनके टूट जाने की या खराब हो जाने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने बताई हुई है। The probability that one of the 2 machines will break down during the year, एक साल के अंदर अंदर इन दोनों में से कोई एक मशीन ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने से क्या मुराद है, उसमें कोई मसला आ जाएगा, खराब हो जाएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अब सोचने में तो ये बात आती है कि यार एक ये मशीन है पहले साल कैसे ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो उस जरा सोच को साइड पर रख दें। 2 प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, मशीन के ब्रेक डाउन होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और आपने ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से कोई एक मशीन ब्रेक हो जाए। तो 2 मशीन है जनाब और इन दोनों मशीन्स के अंदर आपको सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि पहली मशीन जो है वो दूसरी मशीन के साथ रेलिवेंट नहीं है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो पहली मशीन का आउटकम दूसरी मशीन के आउटकम से डिफरेंट है, इनडिपेंडेंट है और ये 2 अलग अलग आउटकम्स हैं। तो ये सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स जिनको मैं कहता होता हूँ कि ये सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स हैं और हमें ये चाहिए कि इन दोनों में से कोई एक मशीन जो है वो दैट वन ऑफ द 2 मशीन्स, एक इन दोनों में से कोई एक, उसने ये नहीं कहा कि वन ऑफ द 2 मशीन्स या दोनों ब्रेक हो जाए, सिर्फ उसने ये कहा है कि जनाब इन दोनों में से कोई एक मशीन जो है वो ब्रेक हो जाए। तो इसके डिफरेंट सक्सेस सिनेरियोज हो सकते हैं। एक सक्सेस सिनेरियो ये हो सकता है कि मशीन 1 ब्रेक हो जाए और मशीन 2 जो है वो ब्रेक ना हो, और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मशीन 1 ब्रेक ना हो
लेकिन मशीन 2 ब्रेक हो जाए। ये दो आउटकम्स हैं जो हमारे सक्सेस सिनेरियोज हैं। हमारी सक्सेस कहाँ से पता चलती है? हम सक्सेस उस आउटकम को कहते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी होती है। द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द टू मशीन्स विल ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज आवर सक्सेस। तो ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सक्सेस है, वैसे तो कंपनी का नुकसान ही है। मशीन 1 के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी उसने बताई है 0.2 है जी, और मशीन 2 के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी इसने बताई है 0.1 है। ठीक है जी, अगर मुझे मशीन 2 के ब्रेक ना होने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाए तो मेरे लिए ये कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। सिमिलरली मशीन 1 के ब्रेक ना होने की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। तो जनाब अगर आपको ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है तो उसको 1 में से माइनस कर दें तो मशीन के ब्रेक ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन यू की ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेक ऑफ यू इज इक्वल टू 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्रेक जो है, नॉट ब्रेक यानी कि यू के ब्रेक ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 माइनस 0.2, यानी कि मशीन अगर 20% चांसेस है कि वो मशीन ख़राब हो जाएगी तो 80% चांसेस है कि वो मशीन ख़राब नहीं होगी। तो ये आंसर आएगा जी 0.8। सिमिलरली मशीन 2 के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी अगर 10% है तो उसके ब्रेक ना होने की प्रोबेबिलिटी है जी 90%। तो अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है जी 0.18 और ये हमारे पास बनता है जी 0.08। ठीक है जी, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.1 तो ये 0.08 बनता है। तो अगर हम इन दोनों को जमा करें तो 0.26 यानी कि 26% आर द चांसेस कि जनाब इन दोनों में से कोई एक मशीन ब्रेक हो जाएगी। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, शुरू में भी एक सवाल था। इन T20 क्रिकेट मैच बिटवीन फाल्कन क्लब एंड ईगल क्लब द प्रोबेबिलिटी ऑफ विन बाय फाल्कन क्लब इज 0.4। तो फाल्कन क्लब के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है और ईगल क्लब के जीतने की प्रोबेबिलिटी फिर 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 है। तो कोई भी एक मैच होगा फाल्कन क्लब और ईगल क्लब के दरमियान में, तो फाल्कन क्लब के जीतने के चांसेस हैं जी 0.4 और ईगल क्लब के जीतने के चांसेस हैं जी 0.6। अच्छा जी, उन्होंने कहा इन ए सीरीज ऑफ 5 T20 मैचेस, इनके आपस में 5 T20 मैचेस होंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट फाल्कन क्लब वुड विन एग्जैक्टली द 2 मैचेस। अब अगर आप देखें तो ये एक सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इनके दरमियान में 5 मैचेस हो रहे हैं और हर मैच में फाल्कन क्लब के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। तो ये सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स है और 5 क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स है और हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ बायनोमियल फॉर्मूला, राइट। बायनोमियल फॉर्मूला में हम लोग ये कहते हैं कि अगर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हैं तो बजाय इसके कि हम हर एक में अलग अलग कॉम्बिनेशंस निकालें और सक्सेस सिनेरियोज निकालें जो कि काफ़ी लेंथी टाइम काम हो सकता है, हम उसकी बजाय ये करते हैं कि हम लोग बायनोमियल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो अगर हम बात करें बायनोमियल के फार्मूले में तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो सक्सेस है वो है कि फाल्कन क्लब जीत जाए। तो फाल्कन क्लब की सिंगल मैच में जीतने की प्रोबेबिलिटी को हम P कहेंगे जो कि 0.4 है और Q फिर 0.6 हो जाएगा। ठीक है जी, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं टोटल 5 मैचेस हो रहे हैं और हमें प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 मैचेस में विनिंग की चाहिए। तो x इज इक्वल टू 2 है, तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू NCX P पावर x Q पावर n माइनस x। दिस विल बी द फॉर्मूला। n जो है वो 5 है, C 2, P है जी 0.4 रेज टू पावर 2 और Q है जी 0.6 रेज टू पावर 3। तो हमारे पास इसका आंसर जो बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस 5C 2 मल्टीप्लाई बाई 0.4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 0.6 रेज टू पावर 3 and the answer will be equal to 34.56%, option B. Moving on to the next question. कहता है जी there are 5 runners in a marathon and all runners have an equal chance of winning. This is important.
कि किसी भी रनर के जीतने के चांसेस इक्वल हैं, 10 रनर्स हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन विल विन ए बैट, एक बंदा एक बैट जीत जाएगा ऑन द रेस इफ ही हैज टू करेक्टली सिलेक्ट द टॉप 3 रनर्स एंड द ऑर्डर दे फिनिश इन इट। ठीक है जी, यानी कि उसने उनका ऑर्डर भी सही सही डिफाइन करना है। लेट्स सपोज के देयर आर 5 प्लेयर्स जिनके नाम हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और वो बंदा कहता है कि यार पहले नंबर पे 3 आएगा, दूसरे नंबर पे 5 आएगा, तीसरे नंबर पे 1 आएगा। ये उसने पहले नंबर पे रेसर 3 आएगा, दूसरे नंबर पे रेसर 5 और थर्ड नंबर पे जो है वो रेसर नंबर 1 आएगा। ये उसने गैस करना है। तो यानी कि उसने ये एक कॉम्बिनेशन आपको बता दिया है कि यार ये ऐसे आएगा, और ये जो सारे के सारे हैं इनके जीतने के इक्वल चांसेस हैं, यानी कि इनमें से कोई भी पहले नंबर पे आ सकता है, कोई भी दूसरे नंबर पे आ सकता है। तो हमें 10 आइटम्स की परम्यूटेशंस फाइंड आउट करनी है, और परम्यूटेशंस इसलिए फाइंड आउट करनी है कि ऑर्डर मैटर करता है। अब अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास वो तमाम परम्यूटेशंस आ जाएं जो कि इन 10 प्लेयर्स की हो सकती हैं, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, और फिर उसके बाद मुझे ये पता चल जाए कि जो इस बंदे ने एक सिलेक्ट किया है वो उनमें से एक होगी ना, तो पहले तो मुझे ये देखना होगा कि 3 पोजीशंस हैं, और 3 पोजीशंस पे ये 10 लोग जो हैं इनके कितने डिफरेंट परम्यूटेशंस हो सकती हैं जिनमें ये लोग जीत सकते हैं। तो मेरे पास जो कैलकुलेशन है वो होगी जी 10p3। तो ये टोटल डिफरेंट टाइप के वो तमाम परम्यूटेशंस हैं जो कि इन प्लेयर्स की हो सकती हैं, 720। और क्या ही अच्छा चांस हो कि इस 720 में से वही आ जाए जो मैंने, यानी कि इस बंदे ने जो बैट लगा रहा है उसने सेलेक्ट किया था। तो जो उसने सेलेक्ट किया होगा वो उनमें से एक परम्यूटेशन होगी। सो देयर आर टोटल 1/720 चांसेस डैट के जो आपका आउटकम आएगा वो वही होगा जो इस बंदे ने सेलेक्ट किया है, यानी कि जो उनकी पोजीशन आएगी और जो उनका ऑर्डर आएगा वो वही होगा जो इस बंदे ने सेलेक्ट किया है, क्योंकि टोटल 720 डिफरेंट परम्यूटेशंस हैं जिनमें आपका रिजल्ट आ सकता है, और उनमें से एक वो होगी जो आपने सेलेक्ट की होगी, यानी कि एक के जीतने के चांसेस 1/720 है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। 5.15 का आंसर है जी 1/720। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुक केस कंटेन्स 6 मैथ बुक्स एंड 12 अकाउंटिंग बुक्स। If a student randomly select 2 books, then find the probability that both of them are math books or accounting books. नहीं जनाब, 6 बुक्स हैं और 12 बुक्स हैं, यानी कि टोटल आपके पास 18 बुक्स हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि उनमें से 6 बुक्स मैथ की हैं और 12 बुक्स जो हैं वो अकाउंटिंग की है, यानी कि आइडेंटिकल बुक्स हैं, और आपने उनमें से 2 बुक्स सेलेक्ट की हैं। पहले एक सिलेक्ट की होगी, फिर दूसरी सिलेक्ट की होगी। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि पहली जो बुक है वो भी मैथ की हो और दूसरी भी मैथ की हो, या पहली अकाउंटिंग की है और दूसरी भी अकाउंटिंग की है। सो देयर आर 2 सिलेक्शंस। आप एक के बाद दूसरी जो है ना वो सिलेक्शन कर रहे हैं। अब इसमें ये सवाल आता है कि ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो इसमें मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर ना बताया गया हो तो आप इसे विदाउट रिप्लेसमेंट ही कंसिडर करेंगे। तो ये जनाब आपकी फर्स्ट सिलेक्शन है और ये आपकी सेकंड सिलेक्शन है। इसके दूसरे डिफरेंट सक्सेस सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सक्सेस सिनेरियो ये है कि पहली बुक जो है वो मैथ की आ जाए और दूसरी भी मैथ की आ जाए, या दूसरा सक्सेस सिनेरियो ये हो सकता है कि पहली बुक जो है वो अकाउंटिंग की आ जाए और दूसरी भी अकाउंटिंग की आ जाए। पहली बुक के अकाउंटिंग के मैथ्स के होने के चांसेस हैं, क्योंकि टोटल 6 मैथ्स की बुक्स हैं, तो वो है जनाब 6/18, और दूसरी बुक के भी मैथ होने के चांसेस हैं 5/17, क्योंकि हम लोग जब सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि पहला आउटकम जो है वो हो चुका है। अगर हो चुका है उसकी वजह से हमारी सैंपल स्पेस में और रिमेनिंग आइटम्स इन द सैंपल स्पेस में इम्पैक्ट आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है।
कि हम लोग सक्सेस सिनेरियो नंबर 1 को कैलकुलेट कर लें 6/18 और 5/18 से। दूसरा कि पहली बुक भी अकाउंटिंग की है तो उसके चांसेस हैं 12/18 और दूसरी बुक भी अकाउंटिंग की है तो उसके चांसेस हैं 11/18। तो आपने अब इन दोनों को ऐड करना है जिससे आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहें तो ये है जनाब 6/18 मल्टीप्लाई बाई 5/17 प्लस 12/18 मल्टीप्लाई बाई 11/18। तो आपके पास जो आंसर आएगा डेट इज 232/459 या 50.54। 50.54 is the answer, 50.54%, right? 6/18, 5/17, अच्छा नहीं गलती हुई, यहाँ पे हमें 17 लिखना था, तो हमारे पास जो आंसर आना था वो आना था 52.94, ऑप्शन डी 52.94, 52.94%। आगे चलते हैं जी 5.17। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ द वर्ड करेक्ट बी अरेंज्ड। ये लें जनाब, आपने इनकी अरेंजमेंट बतानी है। मजे की बात यह है कि इसमें दो अल्फाबेट्स सी ये 2 दफा आ रहा है और आर जो है ये भी 2 दफा आ रहा है, CORRECT, करेक्ट। तो टोटल इसके जो नंबर्स हैं वो है जी 1 2 3 4 5 6 7 और आपने उनके डिफरेंट वेज कैलकुलेट करने हैं और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। हमने परम्यूटेशंस फाइंड आउट करनी है और व्हेन सम आइटम्स आर आइडेंटिकल तो हम परम्यूटेशन फाइंड आउट करते हैं जनाब। के ऊपर लिखते हैं हम टोटल आइटम्स का फैक्टोरियल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फिर जितनी जितनी आइटम्स होती हैं अगर उनमें से कोई आइटम रिपीट हो रही है तो उसका फैक्टोरियल। C 2 दफा आ रहा है 2 फैक्टोरियल, R 2 दफा आ रहा है 2 का फैक्टोरियल। फिर उसके बाद बाकी आइटम्स जो हैं वो एक एक दफा ही आ रही हैं तो उनका 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल लिखना होता है, लेकिन क्योंकि 1 फैक्टोरियल वगैरह सबका आंसर सेम ही 1 ही आता है इसलिए हम इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो 2 मैं वैसे तो उसको 2 भी लिख सकता था, लेकिन ये है कि आपको समझाने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। 1260 इज द आंसर के इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड करेक्ट बी अरेंज्ड। ये परम्यूटेशन आपने फाइंड आउट करनी थी, लेकिन परम्यूटेशन के अंदर आपको पता है कि 2 सिनेरियोज होते हैं। अगर सम आइटम्स आर आइडेंटिकल, कुछ आइटम्स आइडेंटिकल हैं, तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, हम लोग उस केस में एक्स फैक्टोरियल ओवर आइडेंटिकल फैक्टोरियल लिखते हैं कि कौन कितनी आइटम्स हैं और वो कितनी दफ़ा आइडेंटिकल हैं। और अगर आइटम्स आर नॉट आइडेंटिकल हैं, ठीक है, यूनिक आइटम्स हैं, तो यूनिक आइटम्स के केस में हम NPX का फॉर्मूला लगा के इनकी परम्यूटेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डाइसेस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए 3 ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 डाइसेस इज। अच्छा गौर से देखिएगा, 3 डाइसेस रोल हो रही है, तो अगर हम इसको कंबाइंड सैंपल स्पेस के तौर पे करें तो ये काफ़ी बड़ी सैंपल स्पेस हो जाती है। कंबाइंड सैंपल स्पेस के केस में हर आउटकम के हर जो एक्सपेरिमेंट है उसके आउटकम्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी 216 आइटम्स की सैंपल स्पेस बन जाएगी। तो अब हम ऐसे अगर करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। अब हम इसको करते हैं दूसरे मेथड से, जिसे हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कर लें हम। तो मल्टीप्लिकेशन में हम कहते हैं कि फर्स्ट में, सेकंड रोल में और थर्ड रोल में, हर रोल में डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो आउटकम्स देख सकते हैं हम कि क्या क्या आउटकम्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सक्सेस सिनेरियोज बहुत सारे हैं। अगर हम इसे सक्सेस सिनेरियो के तरीके से करें तो हमें पता चलेगा कि उसने कहा जी 3 आना चाहिए एट लीस्ट ऑन वन ऑफ द 3 डाइसेस। तो इस केस में हमारे लिए काफ़ी दिक्कत होगी। तो जनाब ये सक्सेस सिनेरियोज भी बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन इस केस में अगर आप गौर से देखें तो वी कैन डू इट अदर वे राउंड। तो उसने कहा कि जी कम से कम किसी एक पे 3 आ जाए तो वो हमारा रिक्वायर्ड सिनेरियो होगा। लेकिन अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट
इवेंट्स के तौर पे देखें तो हम अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दें कि किसी के ऊपर भी 3 नहीं आया, नो वन हैज 3, पहली दफा भी 3 नहीं आया, दूसरी दफा भी 3 नहीं आया और तीसरी दफा भी 3 नहीं आया, तो बस उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग अगर माइनस कर दें 1 में से तो हमारी वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि किसी एक पे एटलीस्ट 1 हैज 3, कि किसी एक पे 3 आ रहा है। तो अब हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो ये है कि किसी एक में भी 3 नहीं आ रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, और फिर उसके बाद हम लोग उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो हमारा जो सक्सेस सिनेरियो है वो इस वक्त ये है कि नन हैज 3, किसी एक में भी 3 नहीं आता। तो पहले में भी 3 ना आने के चांसेस हैं कि बाकी 6 में से कोई और आ जाए 5/6, दूसरे में भी 3 ना आने के चांसेस हैं 5/6 और तीसरे में भी 3 ना आने के चांसेस हैं 5/6। ठीक हो गया जी, यानी कि 3 के अलावा कुछ और आ जाए, 3 के अलावा कुछ और आ जाए और 3 के अलावा कुछ और आ जाए। तो ये जनाब बनेगा जनाब 125 डिवाइडेड बाय 216। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें एटलीस्ट 1 हैज 3, that will be equal to 1 minus probability of none has 3। किसी में भी 3 नहीं आया, इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 216। ठीक है जी, तो 1 माइनस 125 ओवर 216, ये 91 ओवर 216 या 42.12% आएगा जी आंसर। 42.12% इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 डाइसेस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 6। किसी एक में 6 आ जाए, एटलीस्ट 1 6, तो यानी कि फर्स्ट रोल और सेकंड रोल, पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 6 ना आए, नो 6, या पहले में 6 ना आए, दूसरे में 6 आ जाए, या दोनों पे 6 आ जाए। एटलीस्ट 1 6 का है ना, उसने पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 6 ना आए, या पहले पे 6 ना आए और दूसरे में 6 आ जाए और दोनों पे भी 6 आ जाए तो चलेगा एटलीस्ट 1 6। तो ये 3 सक्सेस सिनेरियोज हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब हम हर सक्सेस सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके आपस में ऐड कर देंगे। पहले में 6 आने की प्रोबेबिलिटी है जी 1/6 और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी है 5/6। पहले में 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और दूसरे में 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी है 5/6 और 1/6। इसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और 6 आने की दूसरी दफा प्रोबेबिलिटी है 1/6। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 5/36, ये बनता है 5/36 और ये बनता है जी 1/36। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये बनेगा 11/36। तो 11/36 इज योर आंसर। इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने की, ये फ्रैक्शन में है, इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन देखते हैं। इन बेकरी 3 केक्स ऑफ फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल, 4 केक्स ऑफ चॉकलेट, और फिर उसके बाद 2 केक्स हैं बटर क्रीम के और 1 केक है स्ट्रॉबेरी का, विदाउट क्रीम आर अवेलेबल। तो टोटल जो केक अवेलेबल हैं 4 और 3 10 केक्स अवेलेबल हैं। इफ 2 कस्टमर परचेज 1 केक ईच, 2 कस्टमर्स हैं वो एक एक केक परचेज करते हैं, सच दैट द फर्स्ट केक इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेल ऑफ द सेकेंड। लो जी, फर्स्ट केक जो है वो वापस रख दिया जाता है बिफोर द सेल ऑफ द सेकेंड। हालांकि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि यार एक केक परचेज होगा लेकिन वो वापस रख दिया जाएगा, तो प्लास्टिक का ही केक होगा ना फिर, तो जो वापस रख देते हैं। फर्स्ट केक इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेल ऑफ द सेकेंड, then the probability of selling both the pineapple flavors cake is, यानी कि उनके पास केक तो पड़े होंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो जब एक केक सेल होता है तो पीछे से एक और आ जाता है, ठीक है। अब ये इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है। फर्स्ट केक इज रिप्लेस का ये मतलब है कि ये विद रिप्लेसमेंट है, यानी कि एक केक सेल होता है तो पीछे जो उनके पास जो भी उनका जो पीछे गोडाउन पड़ा हुआ है या जो उन्होंने बैक साइड पे स्टोर बनाया हुआ है उसमें से एक और केक ला के रख देते हैं। ये अक्सर ऐसे ही होता है ना कि आप दुकान से कोई चीज़ उठाते हैं तो वहां पे लाके नई चीज़ डिस्प्ले पे रख देते हैं। तो यानी कि होगा ये कि बेकरी के डिस्प्ले में 10 केक लगे हुए हैं और 10 केक में से 2 बंदे केक ले रहे हैं। एक बंदा जो है उसने एक केक लिया, लेट्स सपोज उसने कहा कि जी
बोथ जो है वो पाइनएप्पल फ्लेवर सेल होते हैं, तो पहला भी पाइनएप्पल है और दूसरा भी पाइनएप्पल है, तो पहला जो है उसका पाइनएप्पल और दूसरा भी पाइनएप्पल है, तो पहला पाइनएप्पल जो है उसके होने के चांसेस कितने हैं, टोटल हैं जी 10 केक, और पहले के पाइनएप्पल होने के चांसेस कितने हैं, 3, क्योंकि टोटल 3 है केक। अच्छा, वो केक उसने ले लिया, वो चला गया, फिर स्टाफ ने क्या किया कि पीछे जाके वहां से जो फ्रिज है उसमें से एक और पाइनएप्पल केक ला के निकाल के दोबारा वहां पे रख दिया, फिर दोबारा 10 हो गए, और दूसरा बंदा आया वो भी पाइनएप्पल लेगा, तो 3/10 दूसरे की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 9/100 या 0.9 इज द प्रोबेबिलिटी के जो नया केक है वो जो दोनों केक है वो पाइनएप्पल फ्लेवर के केक होंगे। ठीक है। अच्छा, फिर क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि यार इसकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो शायद थोड़ी सी डिफरेंट है, अब वो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग बोथ द पाइनएप्पल फ्लेवर केक्स आर, पहला भी पाइनएप्पल हो क्योंकि 3 पाइनएप्पल के हैं, और दूसरा भी 3 पाइनएप्पल वाले हो जाएंगे, तो 3/10 यानी कि 9/100 0.9 जो है ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शंस तो बड़ी अजीब अजीब सी हैं, ये पता नहीं क्यों इस तरह से बनी हुई हैं, लेकिन करेक्ट आंसर इसका 0.9 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पाशी प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स नंबर का सवाल है, उधर चला जाएगा, आगे चलते हैं। व्हाइल कमिंग एंड फ्रॉम ए डिपार्टमेंट स्टोर, व्हाइल कमिंग आउट होगा जी, व्हाइल कमिंग आउट फ्रॉम ए डिपार्टमेंट स्टोर ए कंज्यूमर पासिस थ्रू 1 out of 12 each counters C1 to C12 all having same probability, then his bill is verified by one of the 3 officers with the same probability, and then embark on one of the 2 elevators and is twice likely to embark on E2 as E1. Find the probability a consumer will pass through C1 verified by V1 or V3 and embark on E3। जी, ये मल्टीपल सिनेरियोज के जो है ना वो आप कह लीजिए कि मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हैं। सबसे पहले वो क्या करेगा, काउंटर्स पे जाएगा, काउंटर्स के ऊपर जाएगा, तो काउंटर्स में से कौन कौन से काउंटर पे जा सकता है, ये इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, जिसके डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं। टोटल 12 काउंटर्स हैं। ठीक है जी, C1 से लेकर C12 तक टोटल 12 काउंटर्स हैं। जरा सिनेरियो समझिएगा, सवाल समझ आ जाएगा जब आपको, तो फिर आपको पता चलेगा कि यार ये तो आसान ही था। फिर उसके बाद उसका बिल वेरीफाई होगा ऑफिसर्स के पास, यानी कि उसका ऑफिसर्स जो है ना उसका बिल वेरीफाई करेगा, और कितने ऑफिसर्स हैं जनाब, वेरीफाइड बाय वन ऑफ द 3 ऑफिसर्स, O1 है, O2 है और O3 है। लेंगे जरा 3 ऑफिसर्स हैं। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, अच्छा नहीं, इसको उसने ऑटोमेटिक खुद ही V का नाम दिया हुआ है जी, V1 है, V2 है और V3 है। जो ऑफिसर्स हैं उनको उसने नाम दिया हुआ है विद द सेम प्रोबेबिलिटी V1, V2 एंड V3, एंड एम्बार्क ऑन वन ऑफ द 2 एलिवेटर्स। और उसके बाद वो एलिवेटर्स के पास जाता है। एलिवेटर्स क्या होते हैं, एलिवेटर्स कहते हैं वो जो लिफ्ट होती है ना उसको कहते हैं। यानी कि पहले वो काउंटर पे जाएगा, काउंटर पे उसका बिल बनेगा, तो टोटल 12 काउंटर्स हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 और C12। ठीक है, टोटल 12 काउंटर्स हैं। इन सारे 12 के 12 काउंटर्स में से किसी एक काउंटर के ऊपर वो अपना बिल बनवाएगा। फिर उसके बाद उसका बिल वेरीफाई होगा इन 3 में से किसी एक ऑफिसर के पास। फिर उसके बाद वो एलिवेटर में जाएगा, एक एलिवेटर E1 है और एक एलिवेटर E2 है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं। किसी भी काउंटर ऑफिसर के पास आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो C1 के काउंटर से अपना बिल बनाएगा, तो वो है जी 1/12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो C6 से अपना बिल बनाएगा, 1/12, यानी कि हर काउंटर पे जाने की प्रोबेबिलिटी सेम है। सिमिलरली 3 ऑफिसर्स हैं, तो इन तीनों में से किसी भी एक ऑफिसर के पास जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी सेम है, 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, क्योंकि उसने ये भी कहा है कि यहां पे भी सेम है। ठीक है जी, ऑल हैविंग सेम प्रोबेबिलिटी, C1 से लेकर C12 तक की प्रोबेबिलिटी भी सेम है। उसके बाद ऑफिसर्स की प्रोबेबिलिटी भी सेम है। हाँ, जो एलिवेटर्स हैं
E1 and E2 and is twice likely to embark on E2 as E1, यानी कि डबल चांसेस हैं कि वो E2 पे जाएगा। ठीक है, अगर मैं E2 के चांसेस को कह दूं, E1 के चांसेस को कह दूं कि ये X है, तो E2 के चांसेस जो हैं वो 2X हो जाएंगे, डबल चांसेस हैं। और टोटल अगर चांसेस 3X हैं तो हम कह सकते हैं कि E1 के चांसेस हैं X/3X यानी कि 1/3, और E2 के चांसेस हैं 2X/3X यानी कि 2/3। तो E1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3 और E2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। हो सकता है कि एलिवेटर नंबर 2 जो है ये ज्यादा नजदीक हो तो लोग इस पर रुक जाते हो, इसलिए ज्यादा लोग यहां से जाते हैं, और E1 जो है वो पीछे कहीं जाके हो तो लोगों को पता ही ना हो। या ऐसे भी हो सकता है कि E2 की जो कैपेसिटी है वो E1 से डबल हो। बहरहाल इन एनी सिनेरियो उन्होंने खुद ही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दे दी है कि जब वो एलिवेटर्स को सिलेक्ट करने लगेगा तो देयर आर ट्वाइस द चांसेस कि वो एलिवेटर नंबर 2 को सिलेक्ट करेगा। अब वो पूछ रहा है कि बताएं प्रोबेबिलिटी, बताएं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कंज्यूमर विल पास थ्रू C1। तो C1 में से वो पास करेगा, फिर उसके बाद जाएगा V1 पे या V3 पे, V1 और V3 पे, एंड एम्बार्क ऑन E2। ले जनाब, ये 3 सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स हैं। पहले काउंटर पे जाएगा, फिर ऑफिसर के पास जाएगा, फिर एलिवेटर पे जाएगा, और ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, वन आफ्टर अनदर हो रहे हैं। तो ये 3 सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स हैं और हर एक्सपेरिमेंट की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी आपने अलग अलग फाइंड करनी है और फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कंबाइंड आउटपुट का। अच्छा, C1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/12। ठीक है, टोटल जो आउटकम है वो 12 है, उनमें से काउंटर नंबर 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, क्योंकि उसने कहा है कि हर एक काउंटर की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है। अच्छा, V1 या V3 में से किसी एक पे चला जाए तो V1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3, और क्योंकि और लग रहा है तो हम इसमें ऐड कर देंगे V3 की प्रोबेबिलिटी 1/3। तो दोनों V1 और V3 है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में ऐड हो जाएगी, और लग रहा है। और इस और की वजह से हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने ये बात की हुई है अपने लेक्चर्स के दौरान कि जनाब हम हर एक सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट को एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट ट्रीट करेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी सिंगल एक्सपेरिमेंट के तौर पे निकाल लेंगे और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जनाब 1/3 प्लस 1/3 यहाँ पे निकल आई हमारी प्रोबेबिलिटी कि ऑफिसर्स में से कौन से ऑफिसर के पास जाएगा। 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। और E2 पे चला जाए तो E2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो है जी 2/3। तो हमारे पास जो फाइनल इसका आउटपुट आएगा वो आएगा जनाब 1/12 मल्टीप्लाई बाई 1/3 प्लस 1/3। अब यहां पे आपको थोड़ा सा सोचना होगा। नॉर्मली मैं जब इस तरह की फ्रैक्शन एंटर करता हूं तो कैलकुलेटर क्या करता है, पहले मल्टीप्लिकेशंस करता है, फिर उसके बाद एडिशंस करता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पहले ये दोनों एडिशंस हो, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो, तो फिर मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। हम लोगों ने डिमास का रूल पढ़ा हुआ है, तो अगर हम कैलकुलेटर भाई को ये कहना चाह रहे हैं कि भाई डिमास का रूल फॉलो नहीं करना, आपने पहले इन दोनों को ऐड करना है फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, सो दिस विल बी द वे जिसमें हम कैलकुलेटर को बताएंगे कि भाई पहले ये दोनों चीजें ऐड करनी है फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज वो कैलकुलेटर क्या करेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा, फिर आंसर ऐड कर देगा। ऐसा नहीं करना है। तो कैलकुलेटर के ऊपर हम लोगों ने ये पुट कर दिया है 1/27 इज द आंसर। तो आप देखें कि 1/27 इज ऑप्शन बी, जो कि हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स थे और हर एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों ने इसको उसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली और सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स की हर इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। 5.23 की तरफ चलते हैं। कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट लैंड्स ऑन द हेड एग्जैक्टली वंस, सिर्फ एक दफा हेड आए। अगेन 3 एक्सपेरिमेंट्स है, फर्स्ट फ्लिप, सेकंड फ्लिप और थर्ड फ्लिप। इन तीनों फ्लिप्स के ऊपर इन तीनों का जो आउटकम है वो डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है।
तो फर्स्ट फ्लिप जो है उसके ऊपर हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आए, तीसरे पे भी टेल आए, या फर्स्ट फ्लिप पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल आ जाए, या फर्स्ट फ्लिप पे टेल, दूसरे पे भी टेल और तीसरे पे हेड आ जाए। ये तीन आपके सक्सेस सिनेरियोज बनते हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी इस आउटकम की वो 1/8 बनेगी। सिमिलरली हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्योंकि सेम है तो इसलिए हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम ही बनेगी। और अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये 1/8 इन तीनों को जमा करेंगे तो 3/8 आर द चांसेस कि इन तीनों में से सिर्फ एग्जैक्टली एक दफा हमारा हेड आए। ठीक है, यही वो तरीकाकार है जिसको सामने रखते हुए अगर आपको याद हो तो हमने लेक्चर्स के अंदर बाइनोमियल का फार्मूला निकाला था। चलिए अब इसको जरा बाइनोमियल के तरीके से करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज आल्सो 1/2। आपने 3 दफा कॉइन टॉस किया और x इज इक्वल टू 1 चाहिए आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना, यानी कि कितनी दफा सक्सेस चाहिए, एक दफा सक्सेस चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 जो होता है वो होता है जी NCX p पावर x q पावर n माइनस x, यानी कि 3C1 0.5 रेज टू पावर 1 एंड 0.5 रेज टू पावर 2। तो ये आपका आंसर जनाब बनेगा 3/8 के इक्वली बनेगा। करके देखते हैं। 3C1 मल्टीप्लाई बाई 0.5 रेज टू पावर 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0.5 रेज टू पावर 2 लिख देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 3/8। एग्जैक्टली वही आंसर। तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन भी की थी और दोबारा बता रहा हूं कि ये जो हम लोग सक्सेस सिनेरियोज मल्टीपल बनाते हैं ना, जब ये सक्सेस सिनेरियोज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ना तो फिर हमारे लिए सक्सेस सिनेरियोज को कंटिन्यू करने की बजाय बेटर ये है कि हम बाइनोमियल का फार्मूला लगा लें जो कि इसी से निकला हुआ है, यहीं से एक्सट्रैक्ट होता है। जी जनाब, मूविंग फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर ऑफर्स द फॉलोइंग ऑप्शन टू इट्स कस्टमर। तो कॉल मीटरिंग में जो है वो उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए हैं कि आप 5 सेकंड की कॉल मीटरिंग कर सकते हैं, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की और 60 सेकंड की। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फिक्स मंथली चार्जेस आपको 0 मिलेंगे, 0 फिक्स मंथली चार्जेस के ऊपर आपको कोई फ्री मिनट्स नहीं मिलेंगे। 300 फिक्स चार्जेस के ऊपर 300 फ्री मिनट्स मिलेंगे और 1000 फिक्स चार्जेस के ऊपर 1500 फ्री मिनट्स मिलेंगे। तो ये जो है ये आपकी 3 इसमें भी ऑप्शंस हैं। SML बंडल में भी आपको 3 ऑप्शंस मिल सकती हैं और GPRS चार्जेस के अंदर भी आपको 3 ऑप्शंस मिल सकती हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि एक मोबाइल सर्विस कंपनी है वो ये आपको डिफरेंट टाइप की सर्विसेज देती है। इस तरह से आपको याद होगा कि यूफोन ने करना शुरू किया था कि आप अपना पैकेज खुद डिसाइड कर लें कि आपको कौन कौन सी ऑप्शंस चाहिए, फिर उस हिसाब से आपका बिल डिसाइड हो जाता था। तो आपको इनमें से कौन सी ऑप्शन चाहिए, ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। वो कहते हैं कि कस्टमर अपना सर्विस पैकेज किस तरीके से बना सकता है। इस क्वेश्चन में ना मेरा ख्याल है कि उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी बतानी चाहिए थी। शायद एग्जामिनर को ये लगा कि ये इन्फॉर्मेशन बच्चे को पता होगी, लेकिन अक्सर बच्चों को ये बात पता नहीं होती है। और वो ये है कि उसने ये बताया कि जी सर्विस प्लान आपने सेलेक्ट करना है, सर्विस पैकेज सेलेक्ट करना है। तो सर्विस पैकेज सेलेक्ट करने से क्या मुराद है, चलें वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्विस पैकेज सेलेक्ट करने से मुराद ये है कि भाई आपने इन चारों में से, यानी कि कॉल मीटरिंग में से एक चीज सेलेक्ट करनी है, फिक्स मंथली चार्जेस में से एक चीज सेलेक्ट करनी है, SMS बंडल में से एक चीज सेलेक्ट करनी है और GPRS चार्जेस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो इस तरीके से आपकी जो है ना वो उसने पूछा है कि बताएं कि कितने डिफरेंट टाइप के सर्विसेज प्लान्स जो हैं वो सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 हैं ऑप्शंस, जिन 4 सेल मीटरिंग जिसमें कॉल मीटरिंग जिसमें से हमने सेलेक्ट करनी है। तो 4 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो ये वो डिफरेंट वेज हैं जिनमें हम लोग एक पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हम कॉल मीटरिंग में 5 सेकंड वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, फिक्स चार्जेस में हम ये 300 वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, SMS बंडल में से ये 30 रुपए वाला और GPRS 0 वाला। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो हम इसमें से कितने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो हम उनके एग्जैक्ट टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये होगा जी 12, 36 और 36/3, ये जनाब आपका होगा जी 108। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर।
5.25 if the sample mean of a data set is 15 and the sample standard deviation is 9, what percent of the data would you expect to fall between 6 and 24 assuming the data distribution is fairly symmetrical? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन है. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में उसने कहा है कि मीन है 15 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 9, और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उसने कहा है कि बताएं व्हाट परसेंटेज ऑफ डाटा सेट वुड यू एक्सपेक्ट टू फॉल बिटवीन दीज टू वैल्यूज, जो कि 6 है. जो शेप है वो अक्सर जो है वो बनाने में दिक्कत होती है. अगर मैं पहले लाइन बना लूँ नीचे वाली तो बहरहाल चलें, ये हमारी शेप बन गई. आप समझें कि ये सिमेट्रिकल शेप है. इसमें अगर आप मीन की बात करें तो सैंपल का जो मीन है दैट इज़ 15 एंड जो सैंपल की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज़ 9. ठीक है, तो उसने ये कहा कि बताएं कि 6 और 24 के दरमियान में कितना डाटा फॉल करता है. 6 और 24. ठीक है जी, यानी कि अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि 6 जो है वो 15 से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे है और 24 जो है वो 15 से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर है. यानी कि हम लोग मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं और मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं और इन दोनों को जमा करना चाहते हैं. ठीक है जी, और मज़े की बात यह है कि हमें पता है कि मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डाटा होता है वो कितना होता है जनाब, 34.16 होता है, और मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का डाटा भी 34.16 होता है. तो अगर तो ये कुछ और वैल्यूज़ होती ना तो मैं टेबल की तरफ जाता, टेबल से उसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालता, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया है, एग्जामिनर ने यहाँ पे सीधा ही हमें मीन प्लस 1 और मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का डाटा पूछा है जो कि 68.32 समथिंग होगा. तो 68.32 इज आवर आंसर.